2 दिन पहले ही करीना की शादी हुई थी और आज उसकी पहली रसोई है। वो बहुत ही खुश है और थोड़ा नर्वस भी। माँ जी शायद मंदिर चली गई हैं सुबह सुबह उठकर। मुझे उनसे पूछ लेना चाहिए था। आज मेरी पहली रसोई है और मैं सबका मन अपनी रसोई से जीतना चाहती थी। सबके पसंद का कुछ बनाती, पर मुझे पता नहीं है घर में किसको क्या पसंद है। अब मैं किससे पूछूं? तभी वहाँ पर आ जाती है करीना की ननंद नंदिनी। भाभी आप मुझसे पूछिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नंदिनी अच्छा हुआ तुम रसोई में आ गई हो। अब मुझे बता दो घर में किसको क्या पसंद है। मैं सबका मनपसंद का खाना आज बनाना चाहती हूँ। समझ गई भाभी, आप सबका दिल जीतना चाहती हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ये तो मैं भी करूँगी अपने पहले रसोई में। ठीक है भाभी, मैं बोल देती हूँ आपको हमारे घर में किसको क्या पसंद है। सबसे पहले भैया की पसंद बता देती हूँ। भैया को तो बाहर का खाना ही बहुत पसंद है, ढाबे या रेस्टोरेंट स्टाइल में, और जैसे कि चिली मशरूम, चिली प्रॉन और बिरयानी इस टाइप का। आप ढाबे और रेस्टोरेंट स्टाइल का कुछ खाना बना दीजिए उनके लिए। और पिताजी के लिए उन्हें तो बस आप 3 वक्त चाय परोस दीजिए, वो खुश हो जाएंगे और आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे देंगे। उन्हें चाय बहुत पसंद है, दिन भर वो 20 से 30 कप चाय पी जाते हैं, पर कम शक्कर के। और मेरे लिए तो भाभी आपको थोड़ा मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है। और पानी पूरी या फिर चाट, इस टाइप का कुछ आप मेरे लिए बना दीजिए। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अब मम्मी जी के लिए क्या बनाऊं? मम्मी को तो बस अब एक सुंदर से प्लेट में, बड़े से प्लेट में बहुत सारा हरी मिर्च, लाल मिर्च जो बहुत ही ज़्यादा तीखे हों, हाँ उन्हें दे दीजिए। वो खुश हो जाएंगी, उन्हें मिर्च खाना बहुत पसंद है। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये मजाक का वक्त है? मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, नर्वस हूँ। भाभी मैं तो सच बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अच्छा मैंने आपको बोल दिया, अब आप बना दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूँ? अरे नहीं नहीं, आज का खाना मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, मैं मम्मी जी के लिए कुछ तीखा सा बनाती हूँ, स्पाइसी। उन्हें स्पाइसी खाना शायद बहुत पसंद है। फिर करीना खाना बनाती है और उस दिन उस घर में हर कोई उसके बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करता है। ये देखकर करीना बहुत खुश हो जाती है, पर वो अभी बहुत परेशान है, क्योंकि सासू माँ ने तो कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने तो प्लेट में देखा तक नहीं अच्छे से। शायद उन्हें पसंद नहीं आया वो पुलाव। मैंने उनके लिए बहुत अच्छा पुलाव बनाया था, पता नहीं क्यों उन्होंने खाया ही नहीं। अब क्या करूँ मैं? वो तो इतनी चुप चुप सी रहती हैं, उन्हें पूछने से भी मुझे डर लगता है। बहुत ही चुपचाप रहती हैं। शादी से पहले भी बहुत ही अजीब लगी थी वो मुझे। अब क्या करूँ, कैसे पूछूँ उन्हें? कभी कभी तो डर लगता है कहीं ये कोकिला सासू माँ जैसी तो नहीं होंगी ना। हे भगवान, नहीं नहीं, दया मुझे बचा लेना भगवान, मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ। कुछ देर बाद करीना की सास पिंकी देवी करीना के कमरे में आती हैं और उसे बहुत सारा सोने के गहने उपहार में देती हैं। माँ जी इतने सारे गोल्ड ज्वेलरीज मेरे लिए? हाँ बिटिया, ये तुम्हारे लिए हैं। इसमें बहुत सारे मेरे ही गहने हैं, पर मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम अब इस घर की बहू हो ना, ये लो, तुम्हें पसंद तो आया ना? माँ जी ये गोल्ड ज्वेलरीज तो बहुत ही सुंदर हैं, मुझे बहुत पसंद आए। अच्छी बात है। और बहू, तुम्हें तो पता है ना मेरा बेटा अपने काम को लेकर कितना पागल है। उसे उसका काम बहुत पसंद है, वो आगे बढ़ना चाहता है और आज ही उसे टूर पर जाना है, वो भी 1 महीने के लिए। तुम्हें तो अच्छा नहीं लगेगा, नई नई शादी हुई है तुम्हारी। मैं तो चाहती थी तुम दोनों कहीं घूमने जाओ, मुझे अच्छा लगता। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो मेरी कहाँ सुनता है। माँ जी कोई बात नहीं, मुझे पता है वो अपने काम को बहुत पसंद करते हैं, उनका जीवन का लक्ष्य ही है। हाँ, इसलिए मैं उसे ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं समझा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी बहू, ये तुम्हारा घर है और तुम इस घर की बहू ही नहीं बेटी भी हो, ये याद रखना। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे मैं तो मन ही मन डर रही थी कहीं ये कोकिला सासू माँ ना हो
पर देखो कितनी अच्छे से बात किया इन्होंने मुझे। भगवान का शुक्र है, बहुत अच्छा ससुराल मिला है मुझे। ननंद बहुत अच्छी है, ससुर जी तो बहुत ही ज़्यादा भोले और अच्छे हैं। और सासू माँ, मैं तो बहुत चिंता कर रही थी, पर सासू माँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। बस कम बोलती हैं, ज़्यादा घुलती मिलती नहीं। कोई बात नहीं, कोई कोई ऐसा होते हैं, चुपचाप पसंद होता है उनको। अरे अरे, मैंने तो सासू माँ को खाने के बारे में पूछा ही नहीं। मैंने तो देखा है अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। पूछ लूँ क्या जाकर? नहीं, अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद पूछ लूँगी। ये क्या, सासू माँ ने तो अब तक खाना नहीं खाया। अब तो रात के 10:30 बज गए हैं। अब मैं जाकर उन्हें पूछूं? अच्छा नहीं रहेगा, एक बार तो जाकर पूछ ही लेती हूँ। करीना अपने सासू माँ के कमरे में जाती है, पर वो देखती है उसकी सासू माँ ये क्या, आंगन में बैठकर एक पतीले में, एक बड़े से पतीले में मिर्च रखकर खा रही है उसे। लाल मिर्च, वो भी बहुत ही तीखे मिर्च। ये देखकर करीना तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे ये क्या, हाँ, सासू माँ ने ये क्या किया, इतना सारा मिर्च खा लिया। ऐसे कोई इतना सारा मिर्च कैसे खा सकता है? कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही हूँ अभी? नहीं, ये तो रियलिटी है। पर ये क्या? करीना ये सब देखकर बहुत ही घबरा जाती है और अपने कमरे में आ जाती है। ओ मोरी मैया, इतनी सारी मिर्च वो खा गई। आंखों से आंसू आ रहे थे उनके, इतना सारा रो रही थी और रो रो कर मिर्च खा गई। जरूर उन्हें मिर्च बहुत ही तीखे लग रहे होंगे, कष्ट हो रहा होगा, पर खा गई। ऐसे कैसे कोई खा सकता है इतना सारा मिर्च? मैं तो एक मिर्च नहीं खा सकती। और इतना बड़ा पतीला था, इतने सारे मिर्च थे। ये क्या देखा मैंने? कहीं वो कोई रेकड़ बनाने की प्रैक्टिस तो नहीं कर रही है? हाँ, क्या था? अब रात के 10:30 बज रहे हैं। ये तो टूर पर चले गए। अब मैं किससे पूछूं, किससे बताऊं ये बात? नहीं, ठीक नहीं रहेगा, मैं सुबह ही पूछ लूंगी। हाँ, करीना को उस रात ठीक से नींद नहीं आती है, वो बहुत परेशान है। अगले दिन सुबह सुबह, भाभी चलिए, नाश्ता बनाने में मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी नंदिनी, बहुत ही ज़रूरी बात। हाँ हाँ भाभी, बोलिए ना। फिर करीना रात की सारी बातें अपनी ननंद को बता देती है। भाभी, क्या मैं बोलूँ आपको, ये तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। माँ ऐसे ही करती है, रोज़ वो ऐसे इतने सारे मिर्च खाती हैं और बस दोपहर को थोड़ा सा चावल दाल खाती है और एक मिर्च की सब्जी जिसमें बहुत सारी मिर्च होती है। सब्जी तो होते ही नहीं है, उस सब्जी में सिर्फ मिर्च ही मिर्च होती है। पता नहीं वो कैसे खाती हैं। मैं तो बचपन से यही देखती आ रही हूँ। पापा ने कितना समझाया उन्हें, पर वो किसी की नहीं सुनती हैं। ऐसा ही हो रहा है इस घर में। हम सबको ये देखकर बहुत कष्ट होता है। अरे, उनकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे नंदिनी, मैं क्या ही बोलूँ। हाँ भाभी, बहुत कष्ट होता है माँ को ऐसे हालत में देखकर, पर वो किसी की नहीं सुनती हैं। ये कैसी आदत लग गई है उनको, बहुत ही अजीब लगता है इतनी सारी मिर्च उन्हें खाते हुए देखना। ये सब सुनकर करीना तो और भी ज़्यादा विचलित और परेशान हो जाती है। नंदिनी को तो कुछ भी नहीं पता, भला ऐसे कोई इंसान इतना सारा मिर्च कैसे खा सकता है। मुझे तो ये कोई रहस्य लगता है, पता नहीं इसके पीछे क्या है। अब करीना उसकी सासू माँ पिंकी देवी के ऊपर नज़र रखने लगती है। मुझे तो जानना है कि सासू माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। करीना की मन की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और घर में ऐसा ही चल रहा है। उसकी सासू माँ ऐसे ही रोज़ इतना सारा मिर्च खाती है और मिर्च की सब्जी भी खाती है। एक दिन करीना रोज की तरह चुपके से देख रही थी उसकी सासू माँ को मिर्च खाते हुए। अचानक से उसकी सासू माँ, तुम ये क्या कर रही हो बहू? तुम मुझ पर नजर रख रही हो, देख रही हूँ मैं। तुम ये ना समझो कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम होती कौन हो मेरे ऊपर ऐसे नजर रखने वाली? इस घर की बहू हो तुम, मेरी मालकिन नहीं हो। ना बनने की कोशिश करना, अपने काम से काम रखो। मेरे मामले में आने की कोई जरूरत नहीं, समझ गई तुम? माँ जी,
मुझे आपकी फिक्र है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ये सब तो ठीक नहीं है ना, इतना सारा मिर्च खाती हैं आप, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ जी, तुम होती कौन हो मुझे सलाह देने वाली? हाँ, दोबारा मुझे कुछ भी मत बोलना, अब जाओ यहाँ से। मैंने बोला ना जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं दिया क्या? करीना अपने सासू माँ की ये बातें सुनकर बहुत डर जाती है। ये क्या, सासू माँ की आंखों में इतना सारा गुस्सा, ये क्या है? ये कोई रहस्य है, ये कोई आम बात नहीं है ना। ये तो मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। मैं तो जानकर ही रहूँगी, पर मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं लग रहा है। मैं कितना जानने की कोशिश कर रही हूँ, अब किससे पूछूँ मैं? भाभी, मैंने तो आपसे बोला था ना, आप इस मामले में मत पड़िए। माँ को बहुत गुस्सा आता है अगर कोई उन्हें रोके या टोके मिर्च खाने से। बस उन्हें मिर्च खाना पसंद है, मिर्च की सब्जी खाती रहती है। क्या करें हम, बस देख सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते उन्हें। वो तो किसी की नहीं सुनती हैं, ना पिताजी की, ना भैया की, ना मेरी। और सबसे ज़्यादा प्यार तो वो अपनी माँ से करती हैं, नानी जी से। वो नानी जी की भी नहीं सुनती हैं। नानी जी कितने बार रोई हैं उनके सामने, कितने बार मना किया है, वो किसी की नहीं सुनती हैं। आप भी उन्हें कुछ ना बोलिए। अरे ऐसे कैसे मैं चुप रहूं? तुम बोलो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। कैसे पता लगेगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है? वैसे भाभी, आज शाम को नानी जी आ रहे हैं, आप उनके मनपसंद का कुछ बना दीजिएगा, मैं आपकी मदद कर दूं। अरे तुम मेरी कितनी मदद करती हो, सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जैसी ननद मुझे मिली है। उस दिन शाम को करीना की सास पिंकी देवी की माँ चिंकी देवी उनके घर आती हैं। अरे नानी जी तो बिल्कुल अलग है, माँ जी से कितना अलग है इनका व्यक्तित्व। ये तो बहुत ही हंसमुख है, मिलनसार है। देखो तो बच्चे की जैसी खिलखिलाकर बात करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनसे तो बात करते हुए डर भी नहीं लगता है। क्या मैं इन्हें पूछ लूँ, शायद इन्हें कुछ पता होगा। नानी माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अरे बिटिया, हाँ बोलो। नानी माँ, आप नाराज मत होइएगा, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। फिर करीना सारी बातें बोल देती है चिंकी देवी को। अरे बिटिया, इस बूढ़ी उम्र में ये सब देख रही हूँ, ये कष्ट झेल रही हूँ, मेरे दिल पर क्या बीतती है मुझे ही पता है। ये कष्ट और कितना देखूं मैं, तुम ही बोलो। समझा समझा कर थक गई मैं पिंकी को, पर वो मेरी नहीं सुनती है बिटिया। वो पहले ऐसी नहीं थी, ऐसे चुपचाप नहीं रहती थी, कितना चहचहाती रहती थी चिड़िया के जैसे, और कितना चंचल थी। पर देखो अब कैसे बदल गई है, इतने साल हो गया है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। ये कैसी आदत लग गई है उसे। दामाद जी ने कितनी कोशिश की उसे सुधारने की, उसकी ये आदत उससे दूर करने की, पर वो किसी की नहीं सुनती है बिटिया। मैं कितना रोई हूँ, गिड़गिड़ाई हूँ उसके सामने, वो किसी की नहीं सुनती है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है मेरी पिंकी, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। अब तो मैं बस भगवान से ही उम्मीद लगा कर बैठी हूँ, क्या करूँ कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे। नानी माँ, आप रोइए मत, ईश्वर पर विश्वास रखिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। पर इतना सारा मिर्च खाना, ये मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। भला इतना सारा मिर्च कोई कैसे खा सकता है? हम तो एक प्लेट क्या, एक मिर्च भी नहीं खा सकते। और माँ जी ऐसे रो रो कर, इतना कष्ट पाकर भी मिर्च खा लेती है, वो भी इतने बड़े पतीले में भरकर। अरे बिटिया, क्या ही बोलूँ मैं ये। बहुत साल पहले की बात है, हमारे गांव में एक जमींदार जी थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे बिटिया। उनकी मिर्च की खेती थी, बहुत नाम था, विदेश भी भेजते थे अपना मिर्च, और लोग उन्हें मिर्च जमींदार बोलते थे। वो इतना सारा मिर्च खा लेते थे बिटिया, बस उन्हीं को देखा था मैंने। और अब पिंकी ऐसा कर रही है, क्या है मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या? करीना को कुछ भी समझ में नहीं आता है, ना ही उसे कुछ भी पता चलता है, पर वो बहुत ही अच्छी है। प्रभु जी, आप मेरी मदद कर दो, इस घर को ठीक कर दो। पता नहीं क्यों मैं बहुत बेचैन हूँ, पर मुझे यकीन है आप मेरी रक्षा करोगे, इस घर की रक्षा करोगे। धन्यवाद प्रभु। करीना सो जाती है और ठीक रात के 2:30 बजे उसकी नींद टूटती है। अरे ये क्या, मुझे प्यास लग रही है
अब पानी रखना भी भूल जाती हूँ मैं आजकल। जाती हूँ मैं किचन में पानी लेकर आती हूँ। करीना किचन की ओर जाने लगती है। तब उसकी नज़र पड़ती है आंगन में। ये क्या, इतनी रात को माँ जी आंगन में क्या कर रही है? हाँ, वो अक्सर इस गमले के पास खड़ी रहती है और इस पौधे में पानी देती है, इसका जत्न करती है। पर अब तो रात के 2:30 बज रहे हैं, अब ये यहाँ पर क्या कर रही है? करीना चुपके से खड़ी हो जाती है और देखती है। तभी अचानक से कुछ अद्भुत सा होता है। वो छोटा सा पौधा धीरे धीरे एक बड़ा सा मिर्च का पेड़ बन जाता है और उसकी सासू माँ वो मिर्च तोड़कर खाने लगती है। मिर्च खत्म ही नहीं होती है। यह सब देखकर करीना के आंखों पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है। और फिर पिंकी देवी मिर्च खाकर चुपके से अपने कमरे में चली जाती हैं। पर करीना वो तो बहुत ही ज़्यादा साहसी है और ईश्वर पर बहुत विश्वास करती है, इसलिए वो बिना डरे आंगन में जाती है। तब तक वो मिर्च का बड़ा सा पेड़ छोटा सा पेड़ में बदल जाता है। ये क्या, ये तो अब इतना बड़ा सा पेड़ था जिसमें बहुत सारे मिर्च थे, अब ऐसे छोटा सा पौधा बन गया है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, ज़रूर ये कोई शैतानी चाल होगी। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ, पर हाँ, दुनिया में ऐसा भी होता है। कोई बात नहीं, मैं नहीं डरती। मैं ईश्वर पर पूरा विश्वास रखती हूँ और उनकी शक्ति से मैं इस पौधे को आज फेंक दूंगी। सारी मुसीबत की जड़ इस पौधे में ही है। समझ गई मैं अभी इसे फेंक देती हूँ अपने आंगन से बाहर। तभी अचानक से, अरे रुक जाओ करीना बेटी, रुक जाओ, इस तरह ना फेंको मुझे, रुक जाओ। क्या, ये क्या सुन रही हूँ मैं? कौन हो तुम? जरूर कोई शैतानी शक्ति पिशाच होगे, पर मैं नहीं डरती। बोला ना, अभी तुम्हें नष्ट कर सकती हूँ मैं। तुम्हें मेरी ईश्वर की शक्ति पता नहीं है क्या शैतान? तभी अचानक से करीना के सामने, अभी भी करीना नहीं डरती है। कौन हो तुम? हाँ, तुम मुझे डरा रहे हो? तुम्हें नहीं पता चला क्या? मैं डरने वाली नहीं हूँ। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अभी मैं तुम्हें ईश्वर के नाम से नष्ट कर दूंगी। इस गमले को मैं तोड़ देती हूँ अभी के अभी। जरूर इस गमले में ही कोई राज छिपा है। करीना बेटी, ऐसा ना करो। ऐसा करोगी तो मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मैं तुम्हें अनुरोध करता हूँ। कौन हो तुम और मेरे घर में ये सब क्या कर रहे हो? मेरे सासू माँ के साथ ये सब कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दिल की बहुत अच्छी हो, ईश्वर पर तुम्हारा बहुत विश्वास है, इसलिए तुम्हारी शक्ति के आगे मेरी शक्ति काम नहीं करेगी। तुम मुझे नष्ट कर सकती हो, मैं तुम्हें बस अपने दिल की बात बता सकता हूँ। हाँ करीना बेटी, तुम जिससे बात कर रही हो ना, वो कोई इंसान नहीं है, ना ही कोई पिशाच, बस एक भटकता हुआ आत्मा हूँ मैं, एक आत्मा। और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसी का प्रतिशोध ले रहा हूँ मैं। क्या प्रतिशोध? क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, मैं एक ज़माने में बहुत बड़ा जमींदार था। आज सुबह ही तो तुम मेरे बारे में सुन रही थी अपनी नानी सास चिंकी देवी से। वो बोल रही थी ना, उनके गांव का वो जमींदार जो बहुत ही अमीर था, मिर्च की खेती करता था। हाँ, मैं वही जमींदार हूँ, जमींदार भानु प्रताप सिंह। क्या? पर वो तो बहुत साल पहले ही दुनिया से चल बसे थे। आप? मैंने बोला ना, एक आत्मा हूँ मैं, भटकता हुआ आत्मा। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। इतना सारा अन्याय हुआ है मेरे साथ, और तुम्हें पता है ये अन्याय किसने किया? ये अन्याय तुम्हारे सासू माँ पिंकी देवी के पिता सुंदर ने किया। सुंदर मेरा नौकर था, पर मैंने उसे कभी अपने नौकर जैसा नहीं समझा था। अपना भाई, अपना दोस्त समझता था। पर उसने क्या किया? मैंने भरोसे के साथ अपना सारा कारोबार, जमीन जायदाद उसको दे दिया जत्न करने के लिए, पर वो कपटी, छल कपट चालबाजी करके सब कुछ अपने नाम कर लिया। करीना बेटी, मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और पर मेरे घर वालों की क्या दुर्दशा हुई तुम्हें पता है? वो तो राजा जैसे रहते थे, महाराजा जैसे रहते थे, पर आ गए सड़क पर, भिखमंगे बन गए। भीख मांगने की स्थिति आ गई है उनकी। कभी जाकर देखना उनकी हालत क्या है। और जो मेरा नौकर था, जिसे मैंने ज़मीन से उठाकर आसमान में बिठा दिया था,
उसके परिवार वाले कितने आराम से रह रहे हैं, ऐसो आराम से। ये मैं कैसे देखता? मैं नहीं देख पाया क्योंकि मुझे तंत्र विद्या, मंत्र शक्ति ये सब आता था। इसलिए मैंने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करके एक आत्मा होकर भी ये सब किया। और जिससे सुंदर सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, अपनी बेटी पिंकी, मैंने पिंकी पर कब्जा कर लिया और उसे ये कष्ट दे रहा हूँ इतने सालों से। अब तो सुंदर भी इस दुनिया में नहीं है। 5 साल पहले वो भी इस दुनिया को छोड़ दिया है, पर वो तड़पता है अपनी बेटी का ये कष्ट देखकर। उसकी बेटी को, जिसे बहुत अच्छा अच्छा खाना पसंद था, अब कुछ भी नहीं खा पाती है, मिर्च खाती रहती है और इतना कष्ट होता है उसे। और पिंकी से ज़्यादा कष्ट तो उसके पिता, वो चोर सुंदर को होता है। जब मैं उसे देखता हूँ ना, उसकी आत्मा कैसे तड़प रही है। जिससे वो इतना प्रेम करता था वही तड़प रही है। अपने परिवार के लिए उसने छीना था ना सब कुछ चोर बनकर। अब उसके परिवार वाले ही अच्छे से कुछ भी उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। ना उसकी पत्नी आज खुश है, ना उसकी बेटी, ना उसके दोनों बेटे। हाँ, अब तुम ही बोलो, हुआ है ना अन्याय मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ? हाँ, मैं मानती हूँ आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, पर आप भी तो अन्याय कर रहे हैं। इसमें मेरी सासू माँ की क्या गलती है? जो गलती है वो तो उनके चोर पिताजी की है। अन्याय उन्होंने किया है, पर आप एक अच्छे इंसान को इसे कष्ट दे रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। देखिए, मुझे पता है, मुझे आपके साथ बहुत हमदर्दी है, पर मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। आपको पता है ना, मेरी शक्ति आपके शक्ति से ज़्यादा है। पर मैं आपके साथ कोई अन्याय नहीं करूँगी। मैं इस पौधे को तोड़ मरोड़ कर नहीं फेंकूँगी, आपको नष्ट नहीं करूँगी। पर आपसे अनुरोध मैं भी कर रही हूँ, आप मेरी सासू माँ को छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए उन्हें। भगवान जी हैं, आपके साथ न्याय जरूर होगा। और इस तरह भानु प्रताप गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह, क्या भानु प्रताप काकू को तुमने देखा बेटी? वो तो बहुत अच्छे इंसान थे और ये सब वो कर रहे थे। हाँ, उनके परिवार के साथ बहुत अन्याय किया था पिताजी ने। मुझे भी ये अच्छा नहीं लगा था, पर पिताजी तो किसी के नहीं सुनते थे। ये सब इस वजह से हो रहा था। मुझे सब कुछ उन्हें लौटा देना चाहिए, उनके परिवार को, उनका हक है ये। फिर पिंकी देवी और चिंकी देवी सारा जमीन जायदाद भानु प्रताप के परिवार के लोगों को दे देती हैं, जो उनका हक है, वो भी सूद समेत। अब उनके मन में अद्भुत सी शांति है और पिंकी देवी अब रोज मिर्च नहीं खाती हैं। अब वो ठीक हो गई हैं क्योंकि भानु प्रताप की आत्मा को शांति मिल गया है। पिंकी देवी अब अपनी बहू करीना से बहुत स्नेह करती हैं। एक ईश्वर विश्वासी अच्छा बहू मिलना भाग्य की बात है। भगवान सबको ऐसी अच्छी सी बहू दे।